Hello friends, in this video we are going to discuss regulation of certifying authority under Information Technology Act 2000. So basically it starts with section 17 and goes so on. सेक्शन 17 हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में ये बताती है कि हम एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट करें, साथ ही साथ असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो भी ये फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में करते हैं, उनके अंडर करते हैं। डिप्टी कंट्रोलर जो हैं या असिस्टेंट कंट्रोलर जो हैं ये दोनों कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इनकी जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जवाबदेही होती हैं, वो कंट्रोलर के प्रति होती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, टेन्योर है, इनका जो एक्सपीरियंस है, सर्विस है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इनका हेड ऑफिस और इनका जो ब्रांच ऑफिस होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कहाँ होगा। देयर विल बी सील ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर and now we will discuss the function of controller. So the first function is that कंट्रोलर का पहला फंक्शन ये रहता है कि वो सुपरवाइज करते हैं किसको, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, जिनको कंट्रोलर लाइसेंस दे के सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना देते हैं। उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने का काम भी कंट्रोलर का होता है। इसके बाद बात करें, सर्टिफाइज द पब्लिक कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। थर्ड जो हमारा है वो ये है कि कंट्रोलर जो होता है वो जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका एक ड्राफ्ट बना के प्रिपेयर करके रखता है। ये उसका फंक्शन है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिपेयर करके रखेगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिफ़िकेशन है वो किस लेवल पे होंगी, क्या उनका लेवल रहेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ किसी सिचुएशन में कैसे काम करेंगी, उनका क्या कंडक्ट रहने वाला है, ये भी एक इनका फंक्शन रहता है। जनरल पब्लिक की या डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जो कंटेंट होता है, जो मैटर होता है, जो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, वो कैसे डिज़ाइन होता है, क्या क्या उसके अंदर डालना है, क्या क्या उसके अंदर ओमिट करना है, ये सब जो एक फंक्शन है कंट्रोलर का है। ये एक फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के लिए। बिल कैसे होंगे, बिल्स का क्या लेआउट होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पे। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और जो उनको सैलरी मिलेगी वो कंट्रोलर जो हैं वो डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार की डिजिटल मशीन का वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर जो है, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कैसे डील किया जाएगा, ये इसके अंदर हम फंक्शंस देख रहे थे। इनकी ये भी ड्यूटी है कि ये डाटाबेस मेंटेन करके रखते हैं फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक। नाउ सेक्शन 21 विच डील्स विद लाइसेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्या कहता है ये कि देखो, सबसे पहले हम एप्लीकेशन देते हैं कंट्रोलर को लाइसेंस के लिए। अगर कंट्रोलर उससे गो थ्रू होते हैं पहले तो, अगर उनको वो सही लगती है तो एक्सेप्ट करते हैं, सही नहीं लगती तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइसेंस का जो टेन्योर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि कितना टाइम रहेगा। लाइसेंस जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं और हेरिटेबल होते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ चलते हैं। सेक्शन 22 दैट इज़ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन लगानी है कंट्रोलर के पास तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, बेसिकली 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला हमारा होता है कि जो उसने प्रैक्टिस स्टेटमेंट देनी होती है, प्रीवियस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट देना होता है, और आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, फीस देनी होती है अप टू 25,000 रुपीज़ और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करें कि लाइसेंस को क्या रिन्यूएबल किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, तो सेक्शन 23 का प्रोविज़न कहता है कि लाइसेंस के एक्सपायर होने से 45 डेज़ पहले
आप 25,000 फीस का बंदोबस्त कीजिए और आपका अप्लाई कीजिए, आपका ये लाइसेंस जो है ये रिन्यू हो जाएगा। अब ग्रांट या रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 में कि कंट्रोलर के पास जब फाइल जाती है, आपकी एप्लीकेशन जाती है, तो इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द कंट्रोलर कि उनको सही लगता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, सही नहीं लगता है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 25 कहता है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। बेसिकली सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस हो सकता है और लेकिन रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए पार्टीज़ को। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि क्यों हमारे जो ये सस्पेंशन है लाइसेंस का, ये क्यों होता है। तो पहली बात तो ये कि फॉल्स एप्लीकेशन जब सबमिट की जाती है और फॉल्स उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली जाती है, तो हम मान लेते हैं कि इसका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर देना चाहिए। अनदर थिंग इज़ कि जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर उसको एग्री करके हमने लाइसेंस ग्रांट किया था, वो अब मान नहीं रहा, उस टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। जो पर्सन है जिसको हमने लाइसेंस ग्रांट कर रखा है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी हम कह सकते हैं, वो अब प्रोसीजर के हिसाब से, इस एक्ट के प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रही है। बेसिकली हम 10 दिन से ज़्यादा इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो हम एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी भी देते हैं सामने वाले को कि भाई आप बताइए कि हम आपका इसको क्यों सस्पेंड ना करें, शो कॉज नोटिस जिसकी कहते हैं। बेसिकली जो सेक्शन 17 to 34 है, इसके अंदर कुछ पावर्स दी गई हैं, पावर टू इंस्पेक्ट एंड पावर टू डेलीगेट, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस पावर्स आर ऑफ द कंट्रोलर एंड नॉट ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो पावर अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की देखी जाए तो सेक्शन 30 को हम एक पावर मान सकते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने की इनके पास एक पावर होती है, ठीक है। उसको ऑपरेट करने के लिए इंजीनियरिंग वगैरह, जो इंजीनियर्स वगैरह उनको रिक्वायर्ड हैं, वो ऑपरेटर्स रख सकते हैं, पावर होती है उनके पास। ये पावर है कि वो इंश्योर करें इलेक्ट्रिक सिग्नेचर की जो प्राइवेसी है उसको। वो ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट्स हैं और जो उनका स्टेटस है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको पब्लिश करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास पावर है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं। इनके पास एक और पावर है कि ये सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर को वैसे नॉट मोर देन 15 डेज, बट कर सकते हैं सस्पेंड। सेक्शन 37 ऑफ IT एक्ट। इनके पास पावर है कि ये सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकते हैं। रिवोक 3 कंडीशन में कर सकते हैं, या तो पार्टी खुद रिवोक करवाना चाहती है, दूसरी बात जो पार्टी है वो एक्सपायर हो गई, डेड है, तीसरी है कि जो पार्टी थी वो कोई कंपनी थी और अब उसकी वाइंडिंग अप की प्रोसीजर शुरू हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप कॉपी पेन के साथ इसको नोट डाउन कीजिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।